हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये क्लास 9th का जो सीरीज है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका आज हम पार्ट 6 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हमने जब सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया तब हमने देखा कि सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो एरिया है दैट इज बिटवीन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो भी आपको ये कंपोनेंट नजर आ रहा है दैट इज दी साइटोप्लाज्म। इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। और ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है? प्रोटोप्लाज्म होती है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नाउ इसमें जो साइटोप्लाज्म है, यहां पर आपकी बहुत सारी सेल ऑर्गेनालीज रहती है। बहुत सारी सेल ऑर्गेनालीज को इसने होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज भी यही साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स है वो किस चीज से बना हुआ है? ये साइटोप्लाज्म का जो जेली है वो किस चीज की बनी हुई है? वो बनी हुई है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की और वाटर की। तो इस जेली लाइक सब्सटेंस जो इन सब से बनी हुई है उसमें है आपकी बहुत सारी सेल ऑर्गेनालीज। अब ये सेल ऑर्गेनालीज कौन कौन सी हो सकती हैं? ये सेल ऑर्गेनालीज है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपकी गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, ये सब मिलाकर आपके बनती हैं सेल ऑर्गेनालीज। तो आज जो हम सेल ऑर्गेनालीज डिस्कस करने वाले हैं वो इनमें से कुछ एक सेल ऑर्गेनालीज हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी एपैरेटस और लाइसोसोम्स। ये सभी सेल ऑर्गेनालीज आपस में बहुत अच्छी तरह से लिंक्ड है। ये सब मिलकर काम करती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया या आने वाले प्लास्टिड्स की बात करते हैं, वो इनसे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, बट ये सब जो ऑर्गेनालीज हैं ये सब आपस में लिंक्ड तरीके से काम करती हैं, इसलिए हम इनको एक ही सिस्टम के अंडर स्टडी करते हैं एंड दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के ये कुछ पार्ट्स हैं, इनमें से हम कुछ पार्ट्स को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या हम इसमें कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको दिखेगा एक बहुत ही ज्यादा नेटवर्क जैसा बिखरा हुआ स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के पास से शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पूरे में ऐसे ट्यूब्स, चैनल्स, शीट्स, वेसिकल्स, ये इन सब की फॉर्म में यहाँ पर फैला रहता है। कहां पर है ये सब? न्यूक्लियस के बहुत पास और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये दो तरह से नजर आ रहा है आपको। एक आपको ये न्यूक्लियस के पास थोड़ा सा रफ जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्मूथ स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि ये रफ दिख रहा है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म बन गई इसकी RER। जो स्मूथ दिख रहा है उसका नाम हमने रख दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई SER। तो RER और SER आपकी दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने हैं? 2, RER और SER। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्या इसके पास रीजन है रफ होने का? आपको इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स इसको रफ बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर्स आपके क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज राइबोसोम्स। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो ये राइबोसोम लगे हुए हैं, राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। सिंथेसिस मींस मेकिंग। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस का क्या मतलब है? लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना। तो इफ यू आर मेकिंग एनीथिंग दैट इज टर्म्ड एज सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या कर रहे हैं? राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। तो ठीक है, अगर राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी के साथ कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि RER भी प्रोटीन की सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये RER का काम हो गया। अगर RER प्रोटीन बना रहा है तो SER क्या कर रहा है? SER कह रहा है भाई मैन्युफैक्चरिंग का काम तो उसका भी है, तो ये बनाता है आपके फैट्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स। क्या बना रहा है ये आपके फैट्स और लिपिड्स। मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को कहती हूँ इसको याद कैसे करेंगे, जो स्मूथ चीज है ना। अब अगर आपने अपना फेस को स्मूथ करना है तो आप क्या लगाएंगे? उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे। ऑयल मतलब फैट्स। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और लिपिड्स, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है सॉरी, फैट्स और लिपिड्स बनाने का काम करता है। ठीक है, नाउ अब ये देखिए, अगर हम ER के सभी फंक्शंस को समराइज करें तो हमने इनमें से ये 2 फंक्शंस तो अभी अभी कंप्लीट कर लिए कि RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और SER जो है वो फैट्स या लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। ठीक है, अब क्या यही 2 काम है? नहीं, और भी तो काम है इसके। और क्या काम है? क्योंकि हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरा न्यूक्लियस से लेके बाहर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बना पा रहा है? वो पूरा स्केलेटल फ्रेमवर्क बना पा रहा है सेल का। सेल को पूरा एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और SER जो आपका SER है वो लिवर के सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपको सबको मालूम होगा कि लिवर जो है हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, राइट। तो डिटॉक्सिफाई करना मतलब हमारी बॉडी में से टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस चीजों को बाहर निकालना। टॉक्सिक चीजों को या पॉइजनस चीजों को बाहर निकालना इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। और हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन कर रहा है? हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लिवर। ये सबको मालूम है ना। क्योंकि देखिए, आपको ये जेन्युइनली ये रीजन पता है कि अगर कोई ज्यादा अल्कोहल पीता है तो उसका लिवर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है उसका लिवर? क्योंकि अल्कोहल जब हमारी बॉडी में ब्लड में एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो लिवर उसको निकालता रहता है। तो अगर लिवर के पास एक्सेसिव वर्क हो गया तो लिवर कैन बी डैमेज्ड। तो लिवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब लिवर के सेल्स में कौन है जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है? लिवर के सेल में SER है जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर लिया? स्केलेटल फ्रेमवर्क, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट्स और लिपिड्स के सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहां से समझिए कि अगर हमारा, यहां से अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा SER हमारे, मान लीजिए ये फैट्स बना रहा है, ठीक है, और RER आपका ये बना रहा है प्रोटीन। तो आपको याद है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये जो सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी हमने, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। तो ये प्रोटीन और ये लिपिड हमारा सेल वॉल बनाने के काम आ रहा है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आ रहा है। ये लिपिड भी और ये प्रोटीन भी दोनों यूज हो रहे हैं क्या बनाने के लिए? ये बनाने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम आ रहा है। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहाँ पे वर्ड आ रहा है आपका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना। किससे? प्रोटीन्स और लिपिड से। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स किसने बनाए? प्रोटीन बनाया था RER ने और लिपिड बनाया था SER ने। तो SER और RER से बने हुए प्रोटीन और लिपिड जब यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अब एक पॉइंट आपका ये रह गया, 5th पॉइंट। ये क्या है? इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। नाउ अब ये देखिए, एक सेकेंड, इसमें हम ये बताते हैं कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें बन के बाहर आ रही हैं,
चाहे वो प्रोटीन बन के आ रहा है, चाहे वो लिपिड बन के आ रहा है, वो एक पैकेट में पैक आता है। इस पैकेट को हम बोलते हैं वेसिकल। इस पैकेट को कहा जाता है वेसिकल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास में आपको गोल्जी एपरेटस मिलेगा। अभी हमने गोल्जी एपरेटस पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू पहले देखेंगे, फिर हम गोल्जी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन और लिपिड्स के वेसिकल्स बन के बाहर आ रहे हैं। प्रोटीन और लिपिड पैक होकर के ये बाहर आ रहा है, लेकिन अभी ये प्रोटीन और लिपिड फंक्शनल नहीं है। इनमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ इसको मॉडिफाई करना है, कुछ इसके स्ट्रक्चर चेंज करने हैं, कुछ इसका थोड़ा बहुत केमिकल चेंज करना है। तो अब ये वेसिकल्स जाएंगे गोल्जी के पास। गोल्जी क्या करेगा, इनकी प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग, लेबलिंग, धीरे धीरे देखो इसके अंदर वेसिकल जा रहा है, ये वेसिकल घुस गया इसके अंदर यहाँ से। अब यहाँ से ये बन बन के बाहर निकलता जाएगा। जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होनी है, यहाँ से मॉडिफिकेशन होती जाएगी और ये इस गोल्जी से बाहर निकलता जाएगा। नाउ दिस पैकेट इज नाउ कॉल्ड एज सिक्रीटरी वेसिकल। अगर ये सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है, इसका सेल से बाहर काम है, तो ये कहलाता है सिक्रीटरी वेसिकल। और कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बन जाते हैं और वो इसी के बीच में रह जाते हैं और धीरे धीरे वो लाइसोसोम्स का रूप ले लेते हैं। अब ये लाइसोसोम्स क्या हैं, ये भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काम था आपका, ये द प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम पासेस टू ER ल्यूमिन, जो खाली जगह है वहां से, where they are modified. Then the protein moves to the translational area where the ER buds of transport vesicles carrying the protein to Golgi apparatus. जो प्रोटीन बने राइबोसोम से वो ER के ल्यूमिन में चले जाते हैं। ल्यूमिन मतलब उसकी खाली जगह पे, जैसे ये बना था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर की जो खाली जगह है उसको कहते हैं ल्यूमिन। ये ल्यूमिन में चले जाते हैं, वहां पर ये मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होकर के ये वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। इन वेसिकल्स को गोल्जी एपरेटस पिक करता है और फिर ये गोल्जी एपरेटस इसको कुछ कुछ बना करके बाहर निकाल देता है। तो दिस वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ ER एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक बार हम ये फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ बना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। आपने कहा था रफ जो है न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, स्मूथ दूर है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक से बनकर स्मूथ में गया। स्मूथ से चीजें बनकर बाहर आई, गोल्जी के पास गई। गोल्जी ने चीजें बनाई और वो सिक्रीटरी वेसिकल्स के पास गई। सिक्रीटरी वेसिकल्स से निकलकर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चली। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। This process is known as membrane biogenesis. I hope endoplasmic reticulum is clear to all. अगले वीडियोस में हम गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम को कवर करेंगे। Till then, enjoy reading. Do read your NCERT. Or if you like the video, kindly share it with your friends and do comment me. Thank you. Stay blessed.